मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान मनोज तिवारी जी, हमारे वरिष्ठ नेता दिल्ली के सांसद और केंद्र सरकार में मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी, केंद्र सरकार में मंत्री दिल्ली के ही नेता श्रीमान विजय गोयल जी, मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय महासचिव और जिनके जिम्मे हमारे संगठन की पूरी जिम्मेदारी है, ऐसे श्रीमान रामलाल जी, राष्ट्रीय महासचिव श्री अनिल जैन जी और दिल्ली प्रदेश के प्रभारी श्री श्याम जाजू जी, दिल्ली के विधायक और भारतीय जनता पार्टी के ग्रुप के नेता श्री विजेंद्र जी और आज के कार्यक्रम में उपस्थित भाइयों और बहनों, आज का ये कार्यक्रम अभी मेरा पूरे देश का एक दौरा चल रहा है, उसका एक हिस्सा है और आप सभी लोग आज भारतीय जनता पार्टी के निमंत्रण को स्वीकार कर आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। इसलिए पार्टी की ओर से हृदय की गहराइयों से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरा जो प्रवास पूरे भारत के हर प्रांत का तय किया है, उसका एक हिस्सा प्रबुद्ध जनों के साथ बातचीत का है, मगर समय के अभाव में बातचीत की जगह भाषण ही हो जाता है। अगर समय थोड़ा बचा तो बाद में बातचीत करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। मित्रों, आज मैं जो आप सबके सामने विषय रखने जा रहा हूं, वो विषय इस देश की वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति में एक प्रकार से राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी क्या है और किस प्रकार के राजनीतिक दल देश के सामने जो चुनौतियां हैं, हमारे लोकतंत्र के सामने जो चुनौतियां हैं, इसका सामना कर सकती है और देश को आगे बढ़ा सकती है। और इसको अगर कुछ कम शब्दों में समेटना है तो भारतीय जनता पार्टी राजनीति में क्यों है, इस प्रकार का मेरा एक विषय मैं आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं। जब देश आजाद हुआ, आजादी के तुरंत बाद संविधान सभा की रचना हुई और संविधान सभा के सामने दो प्रश्न थे कि इस देश का लोकतंत्र किस प्रकार का होगा। लोकतंत्र होगा, इसमें किसी के मन में कोई दुविधा नहीं थी, परंतु किस प्रकार का लोकतंत्र का होगा, इस पर चर्चा हुई थी। तो या तो ये देश का लोकतंत्र प्रमुखशाही पद्धति से भी चल सकता है और एक बहुपक्षीय लोकतांत्रिक संसदीय प्रणाली से भी चल सकता है। और बहुत चर्चा के बाद इस देश की विविधता, इस देश की जनता, हमारा पुराना इतिहास और आगे वाले समय की चुनौतियां, इस सब को समझकर संविधान सभा ने तय किया था कि ये देश के लिए बहुपक्षीय लोकतांत्रिक व्यवस्था संसदीय प्रकार की होना उचित है। अब जब बहुपक्षीय लोकतांत्रिक व्यवस्था संसदीय प्रकार की, मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम जब हम तय करते हैं, तब उसमें पार्टी शब्द का महत्व बढ़ जाता है। क्योंकि जब प्रमुखशाही पद्धति से प्रेसिडेंशियल फॉर्म में जब लोकतंत्र होता है तो लोग सीधा ही अपने राष्ट्र के प्रमुख का चुनाव करते हैं
और प्रमुख अपने हिसाब से, अपने एजेंडा के हिसाब से जो चुनाव के वक्त घोषित किया है उसके हिसाब से देश को चलाने का प्रयास करते हैं। उसमें पार्टी का कोई बहुत महत्व नहीं रह जाता। मगर जब लोकतंत्र बहुपक्षीय संसदीय व्यवस्था के हिसाब से चलता है तब पार्टी का महत्व होता है, पार्टी के सिद्धांतों का महत्व होता है और चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ने क्या घोषणाएं की है, क्या एजेंडा लेकर लोगों के सामने गई है, इसका महत्व होता है। तो सबसे पहले तो अगर लोकतंत्र को मजबूती देनी है और लोकतंत्र के माध्यम से इस देश को आगे बढ़ाना है, इस देश की चुनौतियों का सामना करना है, तो ये बहुत जरूरी है कि लोकतंत्र को मजबूत करें। और लोकतंत्र तभी मजबूत हो सकता है जब सबसे पहली रिक्वायरमेंट पार्टियों की, पक्षों की, राजनीतिक दलों की ये है कि अपने अंदर का लोकतंत्र मजबूत होना चाहिए। विधिन पार्टी की जो मैकेनिज्म है, पार्टी चलाने की जो यंत्रणा है, इसके अंदर लोकतंत्र का जीन्स, डीएनए होना बहुत जरूरी है। जिस पार्टी की आंतरिक लोकतंत्र को अगर समाप्त कर दिया गया है तो वो पार्टी देश के लोकतंत्र को कभी मजबूत नहीं कर सकती, देश के लोकतंत्र को कभी मजबूती नहीं दे सकती। इस रेफरेंस में देश की जनता ने कभी न कभी दंडात्मक दृष्टि से नहीं, परंतु शिक्षात्मक दृष्टि से नहीं, शिक्षणात्मक दृष्टि से इस पार्टियों का आंतरिक मूल्यांकन करना पड़ेगा। इस देश की पार्टियों को दंड देने के लिए नहीं, मगर देश की जनता ने एजुकेट करने के लिए बताना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा, और विशेषकर बुद्धिजीवियों ने कि भाई आपकी पार्टी की आंतरिक लोकतंत्र की स्थिति क्या है। मित्रों, इस देश में 1650 से ज्यादा पार्टियों का जमघट है और 1650 से ज्यादा पार्टियों के जमघट के अंदर मैं आपको बहुत स्टडी करने के बाद कह सकता हूं, दो ही पार्टियों में आंतरिक लोकतंत्र सबूत बचा है। एक है भारतीय जनता पार्टी और दूसरी है कम्युनिस्ट पार्टी। बाकी सारे दलों ने अपनी पार्टियों के अंदर का लोकतंत्र को समाप्त कर दिया है। सारे दल घरानेशाही से घिरे हुए हैं, एक परिवार की पार्टी बन चुके हैं, कुछ जाति की पार्टी बन चुके हैं, कुछ प्रदेश के हितों की सीमित बात करने वाली पार्टी बन चुके हैं, मगर अंदर आंतरिक लोकतंत्र समाप्त हो चुका है। आपके मन में सवाल आएगा कि अमित भाई, आप तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो, अपनी पार्टी के वखान खुद ही कर रहे हो, तो एक तुलनात्मक अभ्यास इसका होना चाहिए। कंपेरेटिव स्टडी होता है तभी जाकर मालूम पड़ता है कि बात सच है या झूठ है। ये पूरा हॉल खींचोखींच भरे हैं, कुछ सज्जन खड़े भी हैं। मैं आप सभी को पूछना चाहता हूं कि आप मुझे बताइए कि मेरे बाद भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कौन बनेगा? कोई बता सकता है क्या? बता सकता है कोई? कोई नहीं बता सकता। और अगर मैं आपको पूछूं कि सोनिया जी के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बनेगा, तो कितने लोग बता सकते हैं? सारे लोग बता सकते हैं। यही बताता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र जीवित है और बाकी पार्टियों में आंतरिक लोकतंत्र समाप्त हो चुका है। अगर पार्टी में पार्टी की धुरा संभालने के लिए, पार्टी का अध्यक्ष पद लेने के लिए, पार्टी की जिम्मेदारी लेने के लिए योग्यता मापदंड नहीं है, किसी घराने में जन्म लेना ये मापदंड है, तो वो पार्टी देश का कभी भला नहीं कर सकती। और मित्रों, मैं भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक लोकतंत्र का सबसे बड़ा उदाहरण हूं। मैं अमित शाह नाम का एक प्राणी, एक बूथ का अध्यक्ष था, ना मेरा कोई पूरे परिवार में राजनीतिक बैकग्राउंड है, ना मेरी जाति है, सुपारी जितनी छोटी जाति है मेरी। फिर भी पोस्टर लगाते लगाते, नारे लगाते लगाते, जुलूस डंडा खाते खाते आज मैं इस विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर यहां आपके सामने। यही बताता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर लोकतंत्र जीवित है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर लोकतंत्र जीवित है। हमारे नेताओं को देखिए, देश के सबसे गरीब से गरीब परिवारों में जन्मा हुआ एक व्यक्ति, जिसके पिताजी चाय की दुकान चलाते, दुकान तो क्या, एक ठेला था, कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था,
कोई बड़े घराना नहीं था, कोई जाति का बैकग्राउंड नहीं था, कोई प्रदेशवाद का बैकग्राउंड नहीं था। वो व्यक्ति आज 125 करोड़ के लोकतंत्र का प्रधानमंत्री बनकर दुनिया में देश का नाम रोशन कर रहा है। वो ही बताता है कि पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र जीवंत है। भारतीय जनता पार्टी में अगर आप में दम है, काम करने का जज्बा है, देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा है, पार्टी के सिद्धांतों के प्रति आपका समर्पण है, कर्तृत्व भाव है और निष्कलंक कारकिर्दी है, तो भारतीय जनता पार्टी में छोटे से छोटा व्यक्ति बड़े से बड़ा व्यक्ति बन सकता है। और मित्रों, इसलिए मैं कहता हूं कि पार्टी में सबसे पहले अगर लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं तो देश की जनता ने सभी दलों के अंदर, राजनीतिक दल के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी है या नहीं है, उसको ठीक से परखना चाहिए। और दुर्भाग्य की बात है, सारी राजनीतिक पार्टियां धीरे 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 घराने की पार्टियां बन गई। पिता या माता की मृत्यु के बाद बेटा आएगा, बेटा के बाद पोता आएगा, पोता के बाद परपोता आएगा। किसी के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। टैलेंट को दबोचा गया है। जिस पार्टी के अंदर टैलेंट को दबोचा जाता है, वो पार्टी देश के लोकतंत्र का भला नहीं कर सकती। दूसरी बात है, पार्टी के सिद्धांत कैसे हैं? किस सिद्धांतों के आधार पर पार्टी चलेगी, पार्टी क्यों बनी, और पार्टी अगर सत्ता में आती है तो देश के लिए क्या करेगी, वो क्या करेगी, वो उसके सिद्धांतों के आधार पर तय होता है। उसमें भी मैं कंपैरेटिव ही बात करूंगा, मगर पहले मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करता हूं। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना एक ऐसे कालखंड के अंदर हुई, 1950 का कालखंड था। देश अभी आजाद हुआ था। जवाहरलाल जी के नेतृत्व में एक साझी सरकार बनी थी, सर्वदलीय सरकार बनी थी। और सर्वदलीय सरकार देश की नीतियों को एक के बाद एक बनाती थी। इसके अंदर देश की विदेश नीति, देश की शिक्षा नीति, देश की रक्षा नीति, देश की कृषि नीति, देश की सब प्रकार की नीतियों का एक तय होना शुरू हुआ था। उसके मसौदे बाहर आने लगे। जब ये मसौदे बाहर आने लगे तो देश के एक बहुत बड़े तबके को लगा कि जो नीतियां बन रही हैं, वो नीतियों में भारतीय मिट्टी की सुगंध कहीं पर नहीं है। ये नीतियां पाश्चात्य विचारधारा से प्रभावित नीतियां हैं, और वो नीतियां आगे चलकर इस देश का भला नहीं कर सकती। इतने बड़े देश का, इतने बड़े लोकतांत्रिक देश का, इतने बड़ी विविधताओं से भरे देश का भला करना है तो इस देश की समस्याओं को सुलझाने वाली नीतियां होनी चाहिए। और वो समस्याओं को तभी सुलझा सकते हैं जब ये नीतियों के अंदर इस देश की मिट्टी की सुगंध हो, इस देश की समस्याओं के निपटारे की संभावना पड़ी हो, इस देश के पूरे पोटेंशियल को ऑप्टिमम तक यूटिलाइज करने की संभावना पड़ी हो, तभी जाकर ये देश सर्वोच्च स्थान पर पहुंच सकता है। और कुछ लोगों को जब ये लगा, तब उनको लगा कि अभी अगर इस पर विचार नहीं होगा तो बहुत देरी हो जाएगी। मगर विचार कैसे हो? वो कालखंड ऐसा था जब आजादी प्राप्त करने का सारा पुण्य कांग्रेस के अकाउंट में जमा हो चुका था। जवाहरलाल जी की लोकप्रियता मध्याह्न पर थी। अगर कोई पार्टी बनाएगा तो दूर दूर तक सत्ता आने का तो सवाल ही नहीं था। सत्ता छोड़ दीजिए साहब, चुनाव में जमानत बचाने का भी कोई संभावना नहीं था। ऐसी स्थिति थी। उस वक्त भी उनकी सरकार से श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक इस्तीफा देकर बाहर आए और उनके साथ कुछ विचार करने वाले लोग जुड़े और भारतीय जनसंघ की स्थापना की। तो भारतीय जनसंघ की स्थापना कोई सत्ता प्राप्ति के लिए नहीं हुई थी। और उस वक्त कांग्रेस में करप्शन का भी बहुत बड़ा ऐसा मसला नहीं था। सभी पार्टियों में लगभग देशभक्त लोग थे। सादगी का भी सभी पार्टियों का समान अवस्था था। मगर नीतियों का वैकल्पिक नीतियां देने के लिए भारतीय जनसंघ के नाम के पक्ष की स्थापना की, क्योंकि उनको लगता था, मित्रों, एक रोड होता है, ये रोड के थोड़े आगे जाकर अगर दो राह आता है, आपका गंतव्य स्थान राइट हैंड साइड पर है, और वो दो राह पर आप एक
2 मीटर का गलती कर लेफ्ट हैंड साइड पर मुड़ जाते हो और 50 किलोमीटर दूर जाते हो तो आपके टारगेट से, आपके गंतव्य स्थान से आप 100 किलोमीटर दूर हो जाते हो। उनको लगा कि ये नीतियों पर अगर देश चला तो देश आगे नहीं बढ़ पाएगा, देश समस्याओं के जंगल के अंदर घिर जाएगा। इसलिए उन्होंने वैकल्पिक नीतियां देने के लिए एक पार्टी की रचना की जो सिद्धांत के आधार पर होगी। उनको लगा कि एक ऐसी नीतियां बनाई जाए जो नीतियों के आधार पर देश आगे पर, एक समय आएगा देश सोचेगा और एक मुड़ने का रास्ता रहेगा। और वैकल्पिक नीतियां बनाने के लिए भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई। दूर दूर तक उस वक्त भारतीय जनसंघ की स्थापना के लिए सत्ता का कोई सवाल ही नहीं था, सत्ता मिलने वाली भी नहीं थी और ऐसा हुआ भी। काफी सालों तक जनसंघ सत्ता में नहीं आया, मगर जनसंघ की स्थापना सिद्धांतों के कारण हुई थी। अब मुझे कोई कहता है कि भाई कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ के सिद्धांतों के बीच में क्या अंतर है? बहुत बड़ा सवाल है, बहुत समय के बाद भी समझा पाना मुश्किल है, मगर मुझे बहुत लोग पूछते हैं, इसलिए मैंने उसका एक वाक्य का जवाब ढूंढा है। मित्रों, कांग्रेस के जो नीतियां बनी उस वक्त, वो नीतियों के अंदर एक भाव था, एक प्रकार का, कि इस देश का जो पुराना है वो सारा कालबाह्य हो गया है, विफल हो गया है और पुराने के आधार पर कुछ नहीं बन सकता। पुराना है वो सारा तोड़ दो, फोड़ दो, हटा दो, एक नया नवनिर्माण करो। और भारतीय जनसंघ की नीतियां और सिद्धांत थे कि हमारा पुराना था, उसी के आधार पर हम दुनिया में सर्वोच्च पर पहुंचे थे, सोने की चिड़िया कहलाते थे, सबसे बड़े विश्वविद्यालय हमने यहाँ बांधे थे। पुराना था वो कालबाह्य नहीं हुआ है, एक राजनीतिक परिस्थिति के कारण हम गुलाम हुए और फिर से जो पुराना था उसमें समयोचित बदलाव कर उसी के आधार पर देश को नवनिर्माण की जरूरत नहीं है, पुनर्निर्माण की जरूरत है। तो नवनिर्माण और पुनर्निर्माण, ये दो शब्दों के बीच में कांग्रेस और भारतीय जनसंघ दोनों की मूल विचारधारा का फर्क। नवनिर्माण और पुनर्निर्माण, ये दो शब्दों के बीच में ही सिद्धांतों का फर्क पड़ा हुआ है। और भारतीय जनसंघ की स्थापना सिद्धांतों के कारण हुई। कांग्रेस की स्थापना आजादी के पहले हुई थी। आजादी का आंदोलन हुआ, कोई निश्चित विचारधारा नहीं थी क्योंकि राजनीतिक दल ही नहीं था। आजादी जिसको चाहिए थी सारे लोग कांग्रेस के अंदर जुड़ते थे। ठेठ समाजवादी भी थे, लेफ्टिस्ट भी थे, राइटिस्ट भी थे, मदन मोहन मालवीय भी थे और मौलाना आजाद भी थे। सारे लोग उसके अंदर थे, अलग अलग विचारधारा के ढेर सारे लोग जुड़े थे क्योंकि सब लोग चाहते थे कि देश आजाद हो। जो देश आजाद कराना चाहता था वो कांग्रेस के अंदर गया था। कांग्रेस की कोई निश्चित विचारधारा के आधार पर एक बनी हुई इस प्रकार का पार्टी ही नहीं था। मगर आजादी के बाद इसीलिए गांधी जी ने कहा था कांग्रेस को बिखेर देना चाहिए और अपने अपने विचारधारा के आधार पर नई पार्टियां बननी चाहिए। खैर, भारतीय जनता पार्टी विचारधारा के आधार पर बनी। और तीसरा, पार्टियों के आधार पर, पार्टियों के आकलन के लिए मुद्दा क्या हो सकता है। एक, पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र कैसा है, साबुत है या नहीं है। दूसरा, पार्टी के सिद्धांत कैसे हैं और सिद्धांतों के आधार पर पार्टी चलती है या नहीं चलती है। और तीसरा, पार्टी जब चुनाव लड़कर सत्ता में आती है तो उसकी सरकारों का परफॉर्मेंस कैसा होता है। एक जमाना था जब जनसंघ के लोग भाषण करते थे तो सारे लोग हमारी टीका टिप्पणी करते थे कि आपको बोलने में क्या दिक्कत है, आपकी सरकारी कहां है, तो बोलने में क्यों कोई कंजूसी करेगा, क्यों कोई कम बोलेगा। बात भी सही थी, हमारी सरकार ही नहीं थी। मगर आज 70 साल की आजादी के बाद इस देश की जनता के सामने 4 प्रकार की विचारधाराओं की सरकारें आई हैं। पहली, कांग्रेस की। बहुत लंबे समय तक कांग्रेस ने पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक इस देश पर शासन किया है। सारी राज्य सरकारें उनकी थी, केंद्र सरकार भी उनकी थी, पंचायतें भी उनकी थी। दूसरा,
कम्युनिस्ट पार्टी की भी बहुत सारी सरकारें अनेक राज्यों के अंदर दशकों तक रही हैं। तीसरा, स्थानीय दल की सरकारें रही, आरजेडी की हो, जदयू की हो, सपा की हो, बसपा की हो, बहुत सारी स्थानीय दलों की भी सरकारें रही। और चौथा, भारतीय जनता पार्टी की भी सरकारें रही हैं। मित्रों, मेरे देश भर के प्रबुद्धजनों से हमेशा कहना है कि चारों प्रकार की सरकारों का एक तुलनात्मक अभ्यास करना चाहिए, कंपैरेटिव स्टडी करना चाहिए कि देश में जब जब किसी पार्टी की सरकार आई, वो पार्टी ने सरकार कैसी चलाई है। कम्युनिस्टों की सरकार बंगाल में रही, त्रिपुरा में रही, गरीबों को नाम पर चुनी हुई सरकारें, विकास के आंकड़े देखिए तो आज भी वहां फ्लोराइड युक्त पानी पीने के लिए करोड़ों लोग मजबूर हैं। झोंपड़ी में बिजली नहीं पहुंची है, शौचालय नहीं है। कांग्रेस की सरकारें भी चली, मैं बाद में मेरी सरकार का कंपैरिजन करते कांग्रेस की बात करूंगा, और स्थानीय दलों की सरकारें चली, वहां पर भी किस प्रकार की सरकारें चली, विकास नहीं हुआ। और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें भी बहुत लंबे समय तक चली, गुजरात में चली, मध्य प्रदेश में चली, छत्तीसगढ़ में चली, राजस्थान में चली, और अब देश भर में बहुत सारे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली। 80 के दशक में सरकारों के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और फाइनेंशियल डिसिप्लिन का आकलन करते हुए एक शब्द प्रयोग इस देश के कुछ अर्थशास्त्रियों ने बनाया था, बहुत पॉपुलर हुआ था वो शब्द, उसका नाम था बीमारू राज्य, बीमारू स्टेट्स। बीमारू स्टेट शब्द प्रयोग में जो बी था, BI, वो बिहार था, M था वो मध्य प्रदेश था, R था वो राजस्थान था, और U था वो उत्तर प्रदेश था। आज जरा बीमारू का हम एनालिसिस करें। बिहार में जब तक भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार रही, बिहार काफी आगे निकल चुका था और लगभग बीमारू स्टेट से बाहर आने की स्थिति में आ गया था। एम के दो हिस्से हुए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। आज 13 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों बीमारू राज्य की कैटेगरी से बाहर आकर आज विकसित राज्य के नाते देश के अंदर प्रस्थापित हो चुके हैं। 10 साल तक 12% से बड़ा ग्रोथ रेट और डबल डिजिट एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट किसी राज्यों में है तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। राजस्थान, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अधिकांश रही, आज आर भी बीमारू राज्य की कैटेगरी से बाहर आ गया है। और बच्चा यू, अभी हमें बहुत तगड़ा बहुमत दिया है उत्तर प्रदेश की जनता ने। मैं आपको कहना चाहता हूं 5 साल के बाद योगी जी के नेतृत्व में हम जाएंगे, यू भी बीमारू राज्य से बाहर निकल गया होगा। और मित्रों, सरकारें किस लिए बनाते हैं? नेताओं के सुख चैन के लिए बनाते हैं, पार्टियों का झंडा बुलंद करने के लिए बनाते हैं, या विकास की पंक्ति में जो अंतिम खड़ा है उसको पंक्ति में जो प्रथम खड़ा है उसके समकक्ष लाकर राज्य और देश का विकास करने के लिए बनाते हैं। सरकारें लोकतंत्र में देश का विकास करने के लिए बनती, कोई नेता की अनुमोदना के लिए नहीं बनती, कोई पार्टी का झंडा बुलंद करने के लिए नहीं बनती है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें देश में जहां जहां आई है वहां पर विकास द्रुत गति से, स्पीड से आगे बढ़ा है मित्रों। और क्योंकि ये विचारधारा के आधार पर चलने वाली पार्टी है, और विचारधारा के आधार पर चलने वाली पार्टी है तो स्वाभाविक रूप से पार्टी की जो विचारधारा है उसी के आधार पर सरकार की योजनाएं बनती हैं और उसके आधार पर ही विकास होता है। मित्रों, मैं भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की भी बात करना चाहता हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार है, एनडीए की साझा सरकार है, तो स्वाभाविक रूप से हमारे सिद्धांतों के आधार पर सरकार चलती है। हाँ, याद करिएगा 2014 के पहले हिंदुस्तान का स्थिति क्या था, देश की स्थिति क्या थी। चहुओर पूरे देश में एक भय का औथार था, ये देश कहां जाएगा, किस दिशा में जाएगा, देश का भविष्य क्या है।
दुनिया में भारत की साख प्रतिदिन नीचे गिरती जाती थी। आर्थिक विकास के सारे पैरामीटर, सारे ग्राफ औंधे मुंह गिर रहे थे। ना सीमाएं सुरक्षित थी, ना महिलाएं सुरक्षित, युवा आक्रोशित था, बेरोजगार था, रोड पर आ गया था। और उसी वक्त 2014 में चुनाव आया और देश की जनता ने एक फैसला लिया और पूर्ण बहुमत से 30 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई और नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाया। उसके बाद 3 साल में क्या हुआ? अटल जी जब प्रधानमंत्री थे, इस देश का विकास दर हम 8.8% छोड़कर गए थे। बाद में अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह आए, वे देश का विकास दर 4.4% पर लाकर रख दिया और फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, देश का विकास दर फिर से हमने 7% से ऊपर पहुंचा दिया। आज भारत देश का सबसे ज्यादा, दुनिया का सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ता हुआ अर्थतंत्र बना है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बना है। शेयर बाजार अपनी सभी रिकॉर्ड इसी सरकार में तोड़ता तोड़ता आगे बढ़ रहा है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन को इंगित करने वाले सारे पैरामीटर्स आज अपने 4 कॉर्नर्स के बीच में है। फिस्कल डेफिसिट की बात हो, महंगाई की बात हो या विदेशी मुद्रा का भंडारण की बात हो, सब जगह पे हम आगे बढ़े हैं। मगर इसको मैं ज्यादा महत्व नहीं देना नहीं चाहता। मैं तो इतनी सारे काम किए, मैं ये सब चीजें बताना नहीं चाहता। मगर भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने ये 30 साल के अंदर, कुछ 3 साल के अंदर कुछ काम ऐसे किए हैं जो 50 साल की सरकारें एक बार शायद कर पाती, ऐसे 3 साल में 50 काम किए। ऐसी कुछ बातें मैं बताना चाहता हूं। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मैं आपको एक शौचालय बनाने की योजना मोदी जी लेकर आए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद लगभग 4.5 करोड़ शौचालय बनाए हैं। लुटियन में रहने वाले लोगों को लगेगा कि भाई शौचालय कौन सा बड़ा उपलब्धि है, क्या बता रहे हो अमित भाई। मगर मित्रों, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा के गरीब गांवों में जाकर कभी देखिएगा, एक 16 साल की बच्ची सुबह 7 बजे कुदरती क्रिया के लिए, शौच करने के लिए घर से बाहर गांव के बीच में से होकर खुले में उसको जाना पड़ता है। उसकी आंखें शर्म से झुक जाती है। हजारों निगाहें जब उसको देखते हैं, इसका आत्मविश्वास चूर चूर हो जाता है। वो 16 साल की बच्ची को अभी देश का नागरिक बनना बाकी है, देश के विकास में अपना कंट्रीब्यूशन देना बाकी है। उसका स्वप्न देखने का अधिकार भी उस वक्त छीन जाता है, क्योंकि इतने टूटे हुए भग्न हृदय के अंदर कोई सपना आकार ही नहीं ले सकता। और 70 साल की आजादी के बाद 11 करोड़ परिवार ऐसे हैं जिसमें शौचालय नहीं था। मैं तो मानता हूं कि इन्होंने नहीं किया तो हमारे भाग्य में पुण्य कार्य आया। नरेंद्र मोदी ने 4.5 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाकर इस देश की करोड़ों बच्चियों को सम्मान के साथ जीने का रास्ता दिखाया। क्यों बनती है सरकारें? सरकारें इसीलिए बनती हैं। इस देश में 12 करोड़ 50 लाख एलपीजी के सिलेंडर बटे थे, उसमें से 11 करोड़ 80 लाख शहरी इलाके में बटे थे। ग्रामीण गरीब के लिए एलपीजी सिलेंडर की जगह नहीं थी। और बढ़ने की संख्या क्या थी? 10 लाख, 20 लाख, 5 लाख सालाना। अभी अभी नरेंद्र मोदी सरकार ने तय किया। और क्रोनोलॉजी कैसी होती है मित्रों? सबसे पहले जनधन अकाउंट लाए। आजादी के 70 साल के बाद 60% लोग ऐसे थे जिनके परिवार में बैंक अकाउंट नहीं था। नरेंद्र मोदी जी ने एक ही साल में सभी को बैंक अकाउंट देने का काम किया और 27 करोड़ से ज्यादा बैंक अकाउंट खोलकर हर गरीब को देश के अर्थतंत्र के साथ जोड़ने का काम किया। उसके बाद गैस की सब्सिडी को सीधा उसके अकाउंट में डालने का काम किया। उसके बाद 14,000 करोड़ की सालाना सब्सिडी बच गई, जो गैस के माफिया
गैस को चोरी कर नकली सब्सिडी ले जाते थे, उनको सब्सिडी नहीं मिली और खजाने में 14,000 करोड़ रुपया मिला। उसके बाद नरेंद्र भाई ने एक अपील की, गिव इट अप, आपके पास अगर गैस है तो सब्सिडी छोड़ दो गरीब के लिए। मित्रों, अंत में ऐसा एक अपील हुआ था 1965 में, जब लाल बहादुर शास्त्री इस देश के प्रधानमंत्री थे। जब अमेरिका दादागिरी करता था, उस वक्त उन्होंने कहा था, हम भूखे मर जाएंगे, आपके शरण नहीं आएंगे, हमारे स्वाभिमान के लिए लड़ेंगे। देश की जनता को अपील किया, चावल खाना छोड़ दो, और सबने चावल खाना छोड़ दिया था। मित्रों, उसके बाद पहली बार नरेंद्र मोदी ने अपील की कि देश के लोग गैस की सब्सिडी छोड़े, और 1,10,00,000 लोगों ने नरेंद्र मोदी जी की अपील पर सब्सिडी छोड़ दी, और आज 1,10,00,000 लोगों का सब्सिडी गरीब के पास है। इन नेतृत्व के प्रति श्रद्धा दिखाता है। मगर ये सब कर अंत में क्या? अंत में उन्होंने तय किया कि 2019 तक 5 करोड़ लोगों को गैस का सिलेंडर देंगे, और वो सभी के सभी गरीब होंगे। और उसमें से 2,30,00,000 सिलेंडर आज तक बढ़ चुके हैं। देश के 2,30,00,000 गरीबों के घर में गैस पहुंचाने का काम समाप्त हो चुका है। फिर से एक बार आपको लगेगा कि गैस दे दिया, इसमें क्या उपलब्धि की है। मैं कोई बड़ी उपलब्धि आपको गिनाना नहीं चाहता। जो उपलब्धि मेरी पार्टी की दृष्टि से बड़ी है, वो आपको गिनाना चाहता हूं। मित्रों, एक झोंपड़ी होती है, एक गरीब मां अपने परिवार का खाना पकाती है, टहनियां और कंडे जलाकर। धुएं से उसका घर भर जाता है। सिगरेट पीने की आदत न होने के बावजूद भी 400 सिगरेट जितना धुआं उसके फेफड़े के अंदर हर रोज घुस जाता है। उसके स्वास्थ्य की कोई चिंता नहीं करता। उसका बूढ़ा बाप बीमारी में और बीमार बनता है, बच्चा बीमार ही पैदा होता है। आज नरेंद्र भाई ने 5 करोड़ गरीबों के घर में गैस पहुंचाकर इस देश के 5 करोड़ झोंपड़ियों को धुआं मुक्त करने का काम किया है। मित्रों, और मैं मानता हूं ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस देश के बहुत सारे लोग बेरोजगारी की समस्या के लिए अलग अलग उपाय सुझाते थे। बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने भी सुझाए। सब नौकरी की बात करते थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद रोजगारी का एक दूसरा भी मतलब हुआ। पहले नौकरी ही होता था, अब स्वरोजगार भी हुआ। 125 करोड़ के देश को कोई नौकरी नहीं दे सकता। 50 साल तक वही सरकारें चलेगी, नौकरी की समस्या खत्म नहीं होगी। एक नया विचार, एक नया सोच लेकर नरेंद्र भाई आए। लगभग 7,64,00,000 लोगों को 10,000 से 10 लाख का लोन देकर मुद्रा बैंक योजना का ऋण दिया। विदाउट एनी गारंटी, विदाउट एनी गारंटर, कम ब्याज में लोन लेकर उसको छोटा छोटा काम कर जॉब सीकर को जॉब देने वाला बनाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। 10,000 रुपये में से 10 लाख रुपये में क्या होगा? किसी का ठेला आएगा, कोई डॉक्टर एमबीबीएस छोटा सा अपना डिस्पेंसरी खोल देगा, कोई बच्ची ब्यूटी पार्लर का कौशल्यवर्धन का कोर्स करने के बाद छोटा सा ब्यूटी पार्लर कर लेगी। मगर 7,64,00,000 लोगों के जीवन में रोजगारी का स्वप्न पूरा करना ये बहुत बड़ी बात है। कौशल्यवर्धन, स्किल डेवलपमेंट, स्टैंड अप और स्टार्टअप के माध्यम से जॉब क्रिएटर बनाने की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करी। बहुत सारे काम ऐसे हुए हैं। जीएसटी इतने बड़े देश में हो सकता है, दुनिया में कोई कल्पना नहीं कर सकता था। 1 तारीख से एक देश एक कर का सपना साकार भी हो गया और पूरे देश में जीएसटी अप्लाई भी हो गया। 1 रैंक 1 पेंशन, 50 साल से सेना का रिटायर्ड जवान चिल्लाता था। जिन्होंने सीमाओं पर अपनी जवानी गला दी, जिसके बच्चे को अपने बाप की छत्र छाया नहीं मिली, उन लोगों के बुढ़ापे की चिंता नहीं होती थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1 साल के अंदर 1 रैंक 1 पेंशन का मामला हल कर 8,000 करोड़ रुपया सेना के जवानों के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट भेजने का काम कर दिया। इसरो के वैज्ञानिक सालों से काम करते थे, मगर किसी को मंगल पर जाने का स्वप्न नहीं आता था। किसी को एक साथ रिकॉर्ड तोड़ पाए इतने सैटेलाइट उपग्रह अंतरिक्ष में स्थित करने का स्वप्न नहीं आता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और एक साथ
104 सैटेलाइट अंतरिक्ष के अंदर स्थित कर आज अंतरिक्ष की दुनिया में हम ग्लोबल लीडर बनकर दुनिया के सामने खड़े हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश की पीढ़ियों का, देश की जनता का सोचने का स्केल बदलने का काम किया है। यहां कोई छोटा नहीं सोचता। हर घर में शौचालय होगा, हर घर में गैस होगा, हर घर में बैंक अकाउंट होगा, हर गांव में बिजली होगी। 18,000 गांव 70 साल की आजादी के बाद ऐसे थे जहां बिजली का खंभा भी नहीं पहुंचा था। 3 साल के अंदर 13,000 गांव में पहुंच गया। अगली 26 मई को इस देश में, पूरे भारत में एक भी गांव ऐसा नहीं होगा जहां बिजली न पहुंची हो। इस सोच का स्केल बदलने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। योग दिन के माध्यम से हमारी संस्कृति का झंडा 170 देशों के अंदर फहराने का काम किया है। आज 21 जून को 170 देश के अंदर सबको योग करता देखते हैं तो छाती, हृदय आनंद से गदगद हो जाता है। हमने एक संदेश दे दिया कि हमारे पुरखों ने एक ऐसी पद्धति संशोधित की थी जिसमें दवाई वगैरह का जीवन संभव है। मन, बुद्धि, आत्मा और शरीर चारों को एकाकार करने वाली एक पद्धति है योग। और हमने इसके लिए कोई पेटेंट भी ना कराया है, ना प्रॉपर्टी राइट्स भी किसी ने मांगे हैं। ये भारत की संस्कृति है मित्रों। पूरी दुनिया में योग दिन की स्वीकृति कर नरेंद्र भाई ने बहुत बड़ा काम किया है। जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी के बढ़ते हुए तापमान पर जब चर्चा हुई थी, भारत एक पिछले बेंच पर बैठा हुआ दिखाई पड़ता था। पेरिस जलवायु सम्मेलन के अंदर भारत ने अपना पक्ष दमखम के साथ रखा और दुनिया को बताया कि परिस्थिति के जिम्मेदार ये हैं जो आज समस्या का निदान ढूंढने के लिए बैठे हैं। समस्या का निदान ये नहीं है, ये है। और आज जलवायु परिवर्तन के दिशा में, क्लाइमेट चेंज की दिशा में भारत को पूरी दुनिया ने एक ग्लोबल लीडर माना है मित्रों। पूरी दुनिया भारत का अनुसरण कर रही है। काले धन पर कठोर प्रहार करने का काम, बातें बहुत नहीं की, कोई प्रहार नहीं कर सकता। नोटबंदी के फैसले से ये सारे मीडिया वाले खड़े हैं, हमारी बखिया उखेड़ देते थे। फिर से चुनकर नहीं आओगे, यहां ये हो गया, वहां हो गया, वहां पूरे 24 घंटा नोटबंदी, 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 नोटबंदी। मगर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं मित्रों, ये सरकार ऐसी सरकार है जो लोगों को अच्छे लगे ऐसे फैसले नहीं लेती है, लोगों के लिए अच्छे हो ऐसे फैसले लेती है। सरकार हम वोट बढ़ाने के लिए नहीं चलाते हैं, सरकार देश का विकास करने के लिए चलाते हैं, देश की समस्याओं का समाधान करने के लिए चलाते हैं। और नोटबंदी का फैसला भी आज देश की जनता ने स्वीकारा है। इसके बाद जितने भी चुनाव हुए, हर जगह पे कमल का झंडा बुलंद हुआ है। और यूपी और उत्तराखंड के चुनाव का तो अभी भी करारा प्रहार जो हुआ है, उससे अभी भी कोई उभर नहीं पाया है। मित्रों, बेनामी संपत्ति का कानून 15 साल से बना था, उसके रूल्स कांग्रेस नहीं बनाती थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बेनामी संपत्ति का कानून भी कायदा बनाया और रूल्स भी बना दिए। सेल कंपनियों पर बहुत बड़ी तबाही कर आज एक रास्ता हमने बंद कर दिया है। सिंगापुर, साइप्रस और मॉरिशस से काला धन यहां आता था, वो संधियों को ही भी प्री मैच्योर बंद कर काले धन को आने का रास्ता बंद कर दिया है। और मित्रों, मैं सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी का अध्यक्ष हूं। पार्टी मुझे भी चलानी है, हमें भी चलानी है। फिर भी पार्टियों को चंदा लेने की, कैश चंदा लेने की सीमा जो 20,000 थी, उसको घटाकर 2,000 करने का काम ये नरेंद्र मोदी सरकार ने। भीम ऐप आज सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे पॉपुलर डिजिटल ट्रांजैक्शन का ऐप बनकर पड़ा है। जनरिक दवाइयों के हजारों स्टोर खोलकर गरीब को सम्मान के साथ अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा करने का अधिकार नरेंद्र मोदी ने दिया है। हृदय के स्टेंट जिनको रखने थे, दाम थे 40,000 से लेकर 1.5 लाख तक, आज 7,000 से लेकर 40,000 तक कोई भी गरीब आदमी अपने हृदय में स्टेंट रखवा सकता है। इस प्रकार के कई काम, देश के एग्रीकल्चर के अंदर बुनियादी परिवर्तन करने का काम,
2022 तक देश के किसान की आय 2 गुना हो, इस प्रकार का आयोजन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, बहुत सारे काम किए हैं, मेरे पास इतना समय भी नहीं है, ना आपके पास है। मैंने तो कुछ ऐसे काम बताए हैं जो सरकार की दिशा को दिखाते हैं और जो 25, 30, 40 साल में कभी कभार होते ऐसे कामों को आपको दिखाने का प्रयास किया है। सबसे बड़ा काम किया है मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनने के बाद एक 3 नासूर थे जो देश की डेमोक्रेसी को, देश की चुनावी राजनीति को नासूर की तरह उसका खून चूसते थे। परिवारवाद, जातिवाद और तुष्टीकरण, एपीसमेंट, वोट बैंक की राजनीति। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार बनने के बाद और यूपी के नतीजे आने के बाद मैं गर्व से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने इस देश की चुनावी राजनीति से परिवारवाद, जातिवाद और तुष्टीकरण को उखाड़ कर फेंक दिया। और वो तभी हो सकता है जब ये पार्टी सिद्धांत के आधार पर चले। मित्रों, बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारे काम नरेंद्र भाई ने किए हैं। 3 साल के अंदर 106 योजनाएं लेकर आए हैं और वो योजनाओं का नीचे तक प्रगति नाम के कार्यक्रम के माध्यम से स्वयं प्रधानमंत्री मॉनिटरिंग करते हैं कि योजनाएं ठीक से नीचे पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। लाभार्थी तक बात करने की व्यवस्था है। मित्रों, ये पूरा सूची में लेकर आया हूं, मगर मैं जोर से पढ़ता हूं। आपको लगे कि बहुत हो गया तो ताली बजाकर रोक लेना, मगर मैं पढ़ूंगा जरूर क्योंकि मेरा दायित्व है। तो मैं जोर से पढ़ता हूं। प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, सॉइल हेल्थ कार्ड, डिजिटल इंडिया। अभी मैं 14 तक पहुंचा हूं। ऐसी 106 योजनाएं हुई है। आप कल्पना कर सकते हो कि तेज गति से परिवर्तन हो रहा है। मैं आज इस सभागार में आप लोग जो आए हो उसको ये नहीं कहता कि 70 साल का हिसाब पूछो उनको। अगर उनको 70 साल का हिसाब पूछोगे जो सत्ता पर थे तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, और 20 साल आप हमें मौका दोगे। मगर मैं इतना कहता हूं, 3 साल में हमने जो किया है उसके आधार पर पार्टियों का मूल्यांकन कर कर नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करना चाहिए देश की भलाई इसी। देश को एक ऐसा नेता मिला है जो दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय है और आजादी के बाद सबसे लोकप्रिय नेतृत्व आज देश को मिला है। जरूरत है उसके नेतृत्व में देश ने लामबंद होने की। जरूरत है उसके हर कदम को एक वज्र जैसी, लोहे जैसी ताकत देने की। जरूरत है ये व्यक्ति को, ये नेता को आशीर्वाद देने की। जरूरत है इसके पीछे चट्टान की तरह खड़ा होने की। मित्रों, और भारतीय जनता पार्टी आज मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर अपने संगठन का विस्तार कर रही है। और जहां जहां चुनाव आया, चाहे वो महाराष्ट्र में हुआ, भाजपा जीती, हरियाणा में हुआ, भाजपा जीती, झारखंड में हुआ, भाजपा जीती, कश्मीर में हुआ, भाजपा जीती, बाद में असम में हुआ, भाजपा जीती, उत्तर प्रदेश में हुआ, भाजपा जीती, उत्तराखंड में भाजपा जीती, मणिपुर में भाजपा जीती, गोवा में भाजपा जीती। ये सारा जीत जो है वो नरेंद्र मोदी की सरकार के कामकाज को और भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत को, ये देश की जनता का आशीर्वाद है मित्रों। और मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी को अपील करना चाहता हूं कि देश बदल रहा है। हम सब लोगों ने एक नए भारत के निर्माण के लिए नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करने चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के हाथ मजबूत करने चाहिए। इतनी ही बात कर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम।